बीच देखिए दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से मध्यस्थता की पेशकश यहां पर रख दी है। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई, बेनतीजा रही, लेकिन एक बार फिर से इस्लामाबाद ने दूसरे दौर की वार्ता की पेशकश कर दी है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएस ईरान के बीच वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की यह पेशकश पाकिस्तान ने रखी है और तारीख तय हो चुकी है। कहा यही जा रहा है, संकेत यही मिल रहे हैं कि 16 अप्रैल से ये बातचीत हो सकती है, यानी कि यूएस ईरान के बीच जो दूसरे दौर की बातचीत है वो 16 अप्रैल को हो सकती है। और पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा का बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। पाकिस्तान ने फिर से मध्यस्थता की ये पेशकश यहां पर रखी है। पहले दौर की बातचीत देखिए मोनिका फेल हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसे सामने रखेंगे। और इस बीच इंपॉर्टेंट खबर आ रही है सबीना, देखिए ईरानी राजदूत का अमेरिका पर बहुत बड़ा निशाना। न्यूज 18 इंडिया से बोले मोहम्मद फतेह अली, यानी कि ईरानी राजदूत, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने अनुभव से सीखे। ईरानी उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि असली ईरान को समझे और सावधान रहे, ये भी संकेत दिए गए हैं। तो ईरानी सावधान यहां पर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी गैर कानूनी डिमांड को यहां पर छोड़ दे और साथ ही सावधान रहे पूरी तरह से। ईरानी I am joined by Iran Ambassador Mohammad Fateh Ali. Sir, how Iran will respond once US block Hormuz Strait? Our response, I said to the American side, please use from your experience in 42 days war. Please say the real Iran. Please be careful. Iran stood during the 4 decades, despite of they imposed different kind of sanctions. I believe that the United States suffered from the strategic failures about the assessment of three key components: leader, army, and people. This is my answer to this question. What is the way out to continue this ceasefire? What is the way out? What is the precondition to continue this ceasefire? I believe that if the American side avoid the unlawful demands and recognize our legitimate rights and interests, I think that the negotiation will continue. और दोनों तरफ से देखिए प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स खेली जा रही है और युद्ध में नुकसान के लिए अब ईरान ने मुआवजे की भी मांग कर दी है सबीना। तो ये मुआवजा जो है देखिए ईरान ने यूएन में मुआवजे का मुद्दा यहां पर उठाया है। ईरानी न्यूज चैनल तस्नीम के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर से मुआवजा मांगा है। यूएई और जॉर्डन से भी मुआवजे की मांग यहां पर की गई है। दरअसल ईरान को भारी नुकसान आर्थिक मोर्चे पर उठाना पड़ा है, अब उसके जरिए मुआवजे की मांग की जा रही है। और वहीं लेबनान इजराइल के बीच आज वार्ता होगी। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता आज है और बैठक में लेबनान में सीज फायर को लेकर यहां पर अहम चर्चा होने वाली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शांति वार्ता की मेजबानी करेंगे और भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे वॉशिंगटन में यह बातचीत शुरू भी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले, यूरेनियम संवर्धन की बात कर ले, लेकिन लेबनान भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा बातचीत में आज? देखिए सबीना और मोनिका, आपको याद होगा जब ये वार्ता पिछली बार इस्लामाबाद में शुरू हुई थी तो एक महत्वपूर्ण शर्त ईरान की थी कि लेबनान में युद्ध को रोका जाए, यानी जो लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे। इस बीच इजराइल और लेबनान पहली बार 1983 के बाद पहली बार दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि आमने सामने मिलेंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में ये वार्ता आज भारतीय समय के मुताबिक 8:30 बजे से शुरू होगा। तो लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत का ये मतलब नहीं है कि उसमें हिजबुल्लाह शामिल है, क्योंकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह के इशू को हम लेबनान के साथ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान के जो कंसर्न है उसकी बातचीत जरूर होगी। तो दोनों देशों के राजदूत जो है आमने सामने बैठेंगे, मार्को रूबियो मध्यस्थता करेंगे आज रात 8:30 बजे। आप नजर बनाए रखिएगा। नीरज, एक बार फिर से आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
और इस बीच देखिए पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। युद्ध के बीच ड्रग्स से भरे जहाज को यहां पर निशाना बनाया गया और जहाज को ध्वस्त करने का बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी की तरफ से ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आप देखिए ड्रग्स से भरे जहाज को ध्वस्त कर दिया गया है यूएस आर्मी की तरफ से। तो यूएस आर्मी का ये ऑपरेशन देख लीजिए जो इस वक्त इस तस्वीर के जरिए आपको समंदर की दुनिया में नजर आ रहा होगा। दरअसल ये जहाज ड्रग्स से भरा हुआ था जिस पर निशाना साधा गया और इसे उड़ा दिया गया। और एक बड़ा डेवलपमेंट देखिए वॉर ब्रेकिंग के जरिए यहाँ पर सामने आ रहा है। ईरान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का परमाणु और सैन्य ढांचा तबाह हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। ईरान का शासन अब पहले से ज्यादा कमजोर है, यह भी दोहराया गया है बेन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से। הנחתנו על משטר האימים באיראן את המכה הקשה ביותר בתולדותיו. המשטר הזה חלש מאי פעם. מרבית הנכסים הצבאיים שלו עבדו. אם לא היינו פועלים, השמות נתנז, פורדו, איספהאן ופרצ'ין היו עלולים להיזכר לדיראון עולם, ממש כמו אושוויץ, טרבלינקה, मैदानिक व सोबिबोर। और देखिए बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ संकेत यहां पर दे दिया है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में न सिर्फ अपनी सैन्य मौजूदगी बल्कि कार्रवाई को भी जारी रखेगा। चेहरे पर सुकून के साथ मुस्कान, लेकिन बदन पर युद्ध के समय पहने जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तस्वीर इजरायल से नहीं लेबनान से आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान की जमीन पर खड़े हैं। उनके साथ इजरायल की पूरी फौज है। अपनी सेना के साथ नेतन्याहू अचानक लेबनान की धरती पर पहुंच गए। ये तस्वीर दुनिया के लिए नेतन्याहू का मैसेज है। नेतन्याहू का ये दौरा सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़ा सिग्नल था कि जंग के बीच भी इजरायल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजरायल की सेना सीमा लांघ चुकी है। लेबनान में ग्राउंड अटैक शुरू हो चुका है। इजरायली सेना के टारगेट पर है हिजबुल्लाह। लेबनान की जमीन चारों तरफ तनाव और इसी बीच नेतन्याहू का दौरा। नेतन्याहू के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन जिस बुलेट प्रूफ जैकेट में वो नजर आए वो साफ बता रही थी कि हालात कितने गंभीर हैं। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. नेतन्याहू की बातों से मैसेज क्लियर है। नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और सेना प्रमुख एयाल जमीर भी मौजूद थे। इस वीडियो में नेतन्याहू ने दोहराया कि उन्होंने भले ही लेबनान के अंदर एक बफर जोन यानी सिक्योरिटी जोन बना लिया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जंग जारी है। इसके संकेत इस्लामाबाद टॉक से भी मिलते हैं। इस्लामाबाद टॉक की इनसाइड स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ईरान का दावा है कि बातचीत के बीच नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को फोन किया। नेतन्याहू और जेडी वेंस के फोन कॉल के बाद पूरी बातचीत का रुख बदल गया। ईरान के दावे के मुताबिक पहले चर्चा अमेरिका और ईरान के बीच मुद्दों पर हो रही थी, वहीं फोन कॉल के बाद ध्यान इजराइल के हितों की तरफ चला गया और फिर बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका बातचीत के जरिए वो हासिल करना चाहता था जो युद्ध के जरिए नहीं कर पाया। अमेरिका ने अभी तक नेतन्याहू जेडी वेंस के फोन कॉल के दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के मुताबिक बातचीत के दौरान अमेरिका ने कड़ी शर्तें रखी, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी आजादी, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना और यूरेनियम स्टॉक बाहर भेजना शामिल था। बातचीत ऐसे समय में फेल हुई जब दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर पहले से ही नाजुक स्थिति में है और उसके खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर जल्द कोई समझौता नहीं होता है